हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी जीएस के पेपर के लिए है। आपकी यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट 51 की जो तैयारी यहाँ पे चल रही है उसी से संबंधित आपकी जनरल स्टडीज़ का ये लेक्चर 2 है, जिसमें आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पीवाईक्यूज़ भी हैं प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, जो आपके पूछने की संभावना है। तो इस तरह से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी जब हम करंट अफेयर वगैरह की यहाँ वीडियो शुरू करेंगे तो जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि वीडियो में तो यूट्यूब पे हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ आपको डिटेल में देनी होती तो मैं वहाँ PDF के फॉर्म में देती हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपकी यूनिट सेकंड है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको कई एक वीडियो दे रखी है जिसमें कि आपकी जीएस के ही काफ़ी पोर्शन को यहाँ पे कवर करा दिया था विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा, सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये सभी आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित सूची में से कौन सा कथन शोध की परिभाषा उपयुक्त परिभाषा देता है। उत्तर देने के लिए यहाँ पर सही कूट का चयन करना है। सुटेबल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च की बात कह रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन, क्योंकि आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और अब ये परीक्षा अब होगी, मतलब 2021 में हुई थी, उसके बाद अब ये हो रही है, अभी भी इसकी डेट कुछ नहीं आई है, तो पैटर्न में चेंज हो सकता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो शायद थोड़े टफ बनाए जा सकते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल हर चीज़ में हाई हो रहा है। नेट के भी पेपर आपने देखे होंगे, तो इस बार का थोड़ा बिल्कुल ही डिफरेंट पैटर्न था, है ना। आपकी सब्जेक्टिव से भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफ़ी जो है उनका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन में से सेट करना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो इसमें देखिए, शोध की परिभाषा के अकॉर्डिंग शोध का अभिप्राय बार बार खोजना है, तो बार बार से मतलब नहीं होता है, ठीक है। रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू ए क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि शोध किसी समस्या का प्रामाणिक समाधान प्रदान करता है। शोध किसी व्यक्ति की परिकल्पना को सिद्ध करने का प्रयास है, और यहाँ पर अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है, और फिर निश्चित समग्र से प्रतिदर्श का चयन करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन है ये आपके सही हैं, ठीक है। शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम क्या है यहाँ पर पहले प्रॉब्लम को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, एक एरिया डिफाइन करते हैं, फिर प्रॉब्लम लेते हैं, फिर हम यहाँ पे परिकल्पना का निर्माण करते हैं, उसके बाद रिसर्च का प्रोसेस होता है। तो किसी प्रश्न का उत्तर, फिर मतलब हम इसके प्रस्तावित जो यहाँ ये जो है आपका हाइपोथेसिस जब बनाई जाती है तो एक संभावित समाधान की बात करते हैं, है ना, स्टेटमेंट के अंदर। तो फिर हम रिसर्च के द्वारा जब इसका परिणाम आता है तो उत्तर की ही जांच करते हैं, इसमें जो हमने परिकल्पना में निर्धारित किया था, एक संभावित समाधान को यहाँ पे हमने पॉइंट आउट किया था, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका रिसर्च प्रोवाइड एन ऑथेंटिक सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है आपका शोध अर्थ निरूपण करने वाली, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी ठीक है, सही है। तो इस तरह से अब देखिए, हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ना आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो विशेषताएं हैं ये वैज्ञानिक शोध कार्यों की हैं, और यहाँ पर जो क्वालिटेटिव रिसर्च की जो विशेषताएं होती हैं वो भिन्न होती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनको हम सब्जेक्टिव रूप से नहीं बनाया जा सकता है। क्वालिटेटिव की बात करें, और क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वालिटेटिव में गुणों की बात करते हैं। तो इसी आधार पे यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और नेचर है और रिसर्च का। अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि और विकास किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसमें सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है, अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक सुव्यवस्थित और सुनियोजित होती है, ठीक। इसमें विश्वसनीय और वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। ये तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, क्योंकि हम साइंटिफिक की बात कर रहे हैं ना, क्वालिटेटिव रिसर्च की। अनुसंधान की प्रक्रिया में प्रदत्तों के आधार पर परिकल्पनाओं की, मतलब डाटास के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं और विचारों को, मतलब बायस्डनेस इसमें नहीं की जाती है।
प्रभावों के लिए सावधानी रखी जाती है, ठीक है, पक्षपात वाली बात नहीं होती है। शोध कार्य में गुणात्मक और परिणात्मक डेटास की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक। प्रत्येक शोध कार्य में धैर्य रखना होता है, बिल्कुल, ठीक है। प्रत्येक शोध कार्य अपनी विधि और प्रविधियां होती है, मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी, जो शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शोध कार्य का आलेख सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है तथा यहाँ पर शोध प्रबंध तैयार किया जाता है। डिसर्टेशन की बात कह रहा है। प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यीकरण जनरलाइजेशन का प्रतिपादन किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर शोध का वह प्रतिमान पैराडिम की बात कर रहा है जो शोधार्थी अभ्यास करता, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि रिसर्चर प्रैक्टिशनर की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है, वो क्या कहलाता है। तो ऐसा कौन सा पैराडिग्म है जो कि ये बात करता है किसकी, शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की बात करता है, तो ये हो जाता है आपका एक्शन रिसर्च, ठीक है। ऑप्शन में आप देखिएगा तो एक्शन रिसर्च हो जाता है। एक्शन रिसर्च मतलब जो ये रिसर्च है, ये इसका कार्य व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने और विद्यमान परिस्थितियों का यहाँ पर उन्नयन करने पे जोर देता है। इसके अंतर्गत दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं और ये जो है यहाँ पे शोधार्थी अभ्यासकर्ता मतलब जो आपका लर्नर रिसर्चर की व्यावसायिक विशेषज्ञता एक्सपर्टीज के विकास पर बल देता है, ठीक है। तो इस तरह से यह आपका हो जाता है एक्शन रिसर्च। यहाँ पर देखिए शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि ये आपकी किस में कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर देखना हो डिटेल तो देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सभी को पता है कॉज एंड इफेक्ट की बात की जाती है और ये एकल चर के नियम पर आधारित होती है यहाँ पर, ठीक है। इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज़ करते हैं। आधार जो इसका होता है, इस विधि के अनुसार यदि दो परिस्थितियाँ सभी दृष्टियों से समान हैं तथा यदि किसी चर को एक परिस्थिति में जोड़ दिया जाए और दूसरी स्थिति में ना जोड़ा जाए तो जो पहली स्थिति में परिवर्तन होगा वो उस वेरिएबल के कारण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए ये भी HESC में क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यूपी HESC में पूछे गए हैं या फिर नेट के एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपकी संभावना रहती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है, तो ये आपका ये भी एक्शन रिसर्च होता है, ठीक है, क्रियात्मक शोध। और यहाँ पर इसमें देखिए ये एक्शन रिसर्च इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों में इमीडिएट और लोकल प्रकृति की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो और ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए मौलिक शोध जिसको फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, इसे मूल अनुसंधान या विशुद्ध मतलब प्योर या बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है। इस प्रकार के रिसर्च में अनुसंधान कार्यों के द्वारा नवीन ज्ञान मतलब थ्योरीज का, नए फैक्ट्स का या ट्रुथ्स को यहाँ पे प्रतिपादित किया जाता है। ये फंडामेंटल रिसर्च होता है या इसी को मूल अनुसंधान या विशुद्ध अनुसंधान भी कहते हैं, ठीक है। अगर किसी भी नाम से पूछा जाए तो ये आपके अलग अलग नेम भी हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इस प्रकार के अनुसंधान कार्य में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग, एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर फ्यूचर भावी परिस्थिति का अनुमानिक अध्ययन करके किसी प्रश्न का क्या होगा मतलब इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, क्या होगा फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर की बात करेगा। हिस्टोरिकल में क्या है, आपकी पास्ट की बात करता है ना। यहाँ पर देखिए सर्वे रिसर्च, ये इसके अंतर्गत किसी घटना समूह या परिस्थिति विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाएं आंकिक रूप से एकत्रित की जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, डेटा के रूप में यहाँ पे कलेक्शन होता है और सांख्यिकी प्रविधियों विश्लेषण करके पहचान मतलब कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स के द्वारा यहाँ पर ये सर्वे रिसर्च को फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो इसमें सर्वे कराया जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका जो इसके और ऑप्शन थे। निम्नलिखित सूची में से वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को पहचान करना है। अब इसमें तो यहाँ देखिए ये नेट में आपका पूछा गया था वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें यहाँ पर देख लेते हैं। ये है इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित चर और पद्धतियाँ, तो सही चीज़ है। और दूसरा है आपका
यहाँ पर है इंद्रियानुभाविक रूप से सत्यापनी परिकल्पनाएं। तो इसका मतलब हुआ कि इंद्रियानुभाविक रूप से सत्यापनी जो मतलब वेरीफाई की जा सकती हैं वो हाइपोथेसिस होती हैं जिससे परिणाम को दोहराया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि परिणाम की मतलब फिर से पुनरावृत्ति की जा सकती है, इसको मतलब टेस्ट करके देखा जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। और नेक्स्ट है आपका स्व संशोधनार्थ बिल्कुल नहीं या स्वल्प गुंजाइश, निष्कर्षों का भाषाई औचित्य। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ है आपका प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने की सक्षमता। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात होती है तो वही चीज़ कह रहा है कि प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने की सक्षमता। आज की इसमें आपके इंग्लिश वर्जन नहीं हो पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये ऑप्शन आपका सही होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल बनाते हैं ना, तो जो वर्किंग हाइपोथेसिस है वो तो हमारी जो है काम करेगी जब वेरीफाई करते हैं। तो यही चीज़ इसमें कही गई है। यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की क्षमता में सुधार के लिए कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा। तो इसमें कह रहा है कि फॉर्मेटिव और समेटिव आपके इसमें आपके इवैल्यूएशन भी आपको पढ़ना है। टीचिंग में कल मैंने बताया था आपको कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उसमें आपका मूल्यांकन भी है। ठीक है, इवैल्यूएशन के भी हम चीज़ों को पढ़ना है, हमको उस टॉपिक को भी कवर करना है। तो उसी से संबंधित पूछ रहा है कि इसमें इसकी क्षमता में सुधार के लिए कौन सा रिसर्च होगा। तो आपको पता है कि फॉर्मेटिव में क्या होता है, प्रोसेस मतलब ऑन गोइंग होता है, चल रहा होता है। उस समय जो टीचिंग काम मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो उस समय चल रहा होता है ना, तो हम यहाँ पर सुधार की गुंजाइश रखते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, वही चीज़ कि आप इसमें एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा इंस्टीट्यूट की या स्कूल की बात करेंगे, मतलब जो एजुकेशनल प्रेमिसेस है वहाँ की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो आपने देखा निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए शोध का जो एक्शन रिसर्च है ये यहाँ पर प्रभावी होगा। क्रियात्मक शोध दो शब्दों से बना है, जैसे क्रियात्मक जिसका अर्थ है करना और दूसरा है शोध, ठीक है, अनुसंधान जिसका अर्थ है विश्लेषण करना। तो इस तरह से यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया से होता है इसका मतलब, और हम इमीडिएट यहाँ पर रिस्पॉन्स चाहते हैं। तो एक तरह का ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, एक चक्रीय प्रक्रिया है, ये भी कई बार बनता है क्वेश्चन, और जो सतत रूप से चलती रहती है। तो इसका आपको कई बार स्टेप भी पूछे जाते हैं, जैसे नेट में तो हमेशा अधिकतर ये सवाल पूछा जाता है कि इसके या तो आपको सीक्वेंस में लगाने को आएंगे या स्टेप पूछे जाते हैं। तो जिसमें स्टेप का सही जो ये होगा आपका सीक्वेंस होगा, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर कई बार ना भी दिया हो लास्ट में तो रिजल्ट दिया रहता है, तो आपको ऐसे इसको सीक्वेंस में लगाना है। ऑप्शन कुछ भी दिया हो लेकिन सही जो इसके सीक्वेंस है यही है, प्लान, एक्ट मतलब वर्किंग, और फिर ऑब्जर्व, फिर है रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके इसमें स्टेप्स में आता है जब हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है, लग रहा है कि अच्छा है, हेल्पफुल है, तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक बहुत कम आते हैं आप लोगों के, तो मेरा मोटिवेशन भी डाउन होने लगता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने और मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। तो हम किस में ये चीज़ करते हैं, ये होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट की बात किस में किया जाता है, तो आपका पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। तो स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा है, तो यही कह रहा है कि ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैसी विधि है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन स्थापित किया जाता है। इसमें जो स्वतंत्र चर होता है इसमें मैनिपुलेशन करके स्वतंत्र चर के कारण पड़ने वाले डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंड करता है, ठीक है, हम जो भी जो हेर फेर मैनिपुलेशन करेंगे वो किस पे करेंगे, इंडिपेंडेंट पे करेंगे, और इसका जो इफेक्ट होता है वो किस पे आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे आता है। तो इसी का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो यही हो जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान किसी दिए गए क्षेत्र में ज्ञान के कोश में वृद्धि करता है। ये सब देखिए नेट में पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसमें कह रहा है कि ज्ञान के कोश की बात कह रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये किस में होता है। तो देखिए,
इसमें है एक्शन रिसर्च जो कि नहीं होगा, इसको एलिमिनेट करिए। फिर है अप्लाइड और उसके बाद है आपका इवेल्युएशन, फिर है आपका फंडामेंटल। ठीक है, तो ये होता है आपका मौलिक अनुसंधान। इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। मौलिक अनुसंधान क्या है, इसको फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। किसी दिए हुए क्षेत्र के ज्ञान के कोश में वृद्धि करता है। वर्तमान या भविष्य में इस शोध की प्रयोज्यता अनिवार्य नहीं है, किंतु ज्ञान के भंडार में ये वृद्धि जरूर करता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि थ्योरीज का निर्माण होता है, जब कोई शोधकर्ता की प्रक्रिया में किसी नियम, कानून या सिद्धांत का रचना करता है तो इसे क्या कहते हैं, मूलभूत शोध या मौलिक शोध कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब किसी नियम की बात होगी, कानून की या सिद्धांत, किसी प्रिंसिपल की या थ्योरी की, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं यहाँ पर। तो मतलब फिर आप क्या है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है। अब वो कहाँ पर अप्लाई होगा, किस तरह से होगा, ये बात की बात होती है, दूसरे रिसर्च में होता है। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत हैं। सेकेंडरी जो है यहाँ पर इसकी बात हो रही है, सेकेंडरी सोर्सेज की बात हो रही है। आपको पता है 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। तो अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तो देखिए इसमें आपके ये है अभिलेखीय आंकड़े कह रहा है, मौखिक, प्रतिभागियों की डायरी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े हैं, ये आपका सेकेंडरी सोर्स में आता है। ठीक है, मतलब सेकेंडरी सोर्स वो आंकड़े हैं जिसे प्राथमिक उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य ने एकत्रित किया हो या अन्य सोर्सेज से वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो इन जो सेकेंडरी जो डेटाज हैं, सेकेंडरी जो सोर्सेज हैं, इनको जनगणना, सरकारी विभागों और कैलकुलेटिव जो रिकॉर्ड्स होते हैं, आंकड़े, किताब, अखबार, इन सब से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब पहले पेपर में किसी ने और ने इकट्ठे किए और फिर वहाँ से हमको ये चीज़ें मिलती हैं, तो ये हो जाती है सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े हैं, ये आपके सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यदि बहुत छोटे बच्चों अथवा असंगठित व्यक्तियों के विषय में शोध करना हो, मतलब जो कि नहीं, वो उतने कैपेबल नहीं है बातचीत करने में या समझने के लिए, तो उन पे अगर हमें रिसर्च करना हो तो ऐसी स्थिति में कौन से मेथड का हम यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, केस हिस्ट्री है, एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है एंड सर्वे है। तो इसमें हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप देखिए ऑब्जर्वेशन रिसर्च में क्या होता है, ये पता है आपको कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। किसी भी रिसर्च के जो है मेथड्स में, जो भी टाइप्स ऑफ रिसर्च है, इनमें हम सबसे पहले यही देखते हैं कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है जहाँ जो लक्ष्य प्रतिवादी, मतलब जो रिस्पोंडेंट है या विषयी जो सब्जेक्टिव है, उनके प्राकृतिक वास्तविक दुनिया की सेटिंग में देखा और विश्लेषण किया जाता है। मतलब उसका जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर वो है, किस सिचुएशन में है, उन परिस्थितियों का यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। और जो ऑब्जर्वेशन रिसर्च है, इसका उपयोग तब करते हैं जब अन्य डेटा जैसे कि सर्वे और क्वेश्चनायर, ये सब यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होती हैं। जैसे कि छोटे बच्चे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम इनको क्या है, देख सकते हैं, देख के इनकी एक्टिविटीज़ को हम फिर यहाँ पर अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन वो अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा, तो उनको आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहा है। तो आपको पता है मीन, मीडियन, मोड इसमें आते हैं, ये भी HESC में पूछा गया था। ठीक है, तो स्टैट्स का पार्ट भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, बनेंगे आपके 4 ही 4, 5 क्वेश्चन, लेकिन वो बहुत 30 नंबर जो है ना, आपको ये गेन करने ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आप तो सब्जेक्टिव का भी कुछ नहीं कह सकते हैं कि आसान आएगा, उसमें से भी बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि नेट में भी यही हुआ है, अभी जो है सब्जेक्ट वालों में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाए गए थे। तो इसलिए इसको, ये तो और हायर स्टडीज़ का है, जॉब के लिए लड़ाई है यहाँ पर, तो ये भी सोच सकते हैं कि हाँ, क्वेश्चन पेपर अच्छा बन सकता है, अच्छे लेवल का। तो यहाँ पर देखिए, मीन, मीडियन, मोड आपका पता है, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स में आती हैं। और कौन सा नहीं आएगा, तो यह आपका प्रमाणिक विचलन। ठीक है, ये भी आपका HESC में पूछा गया था 2014 में, तब इतने इजी लेवल क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन अब शायद थोड़ा सा पैटर्न और हाई हो जाए। नेक्स्ट है, तो ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं कि ये प्रमाणिक विचलन क्या है, विचलनशीलता की माप है, जबकि ये सब क्या है, आपके सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं, मीन, मीडियन और मोड। इनसे संबंधित सवाल और भी बनते हैं, मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।